जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जिसमें अभी तक हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमने पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन किया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य होता है कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री का भी बहुत ही अल्प समय में मृत्यु हो जाती है, मतलब बहुत ही कम समय वो उस पद पर रहते हैं। फिर हमने अपने देश के तीसरे प्रधानमंत्री का चयन कैसे किया ये भी हमने जाना और समझा, और उसके बाद हमने ये भी जाना कि उस अनुभवहीन प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से चौथे आम चुनाव में अपने दल को बहुमत तो दिलाया, लेकिन वो बहुमत नहीं दिलाया जो पिछले 3 आम चुनाव में उसे मिला हुआ था। समझ में आई बात? पर बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में वो सत्ता से बाहर हो गई। भारत की विधान सभाओं में, मैंने शब्द क्या यूज किया है? भारत की विधान सभाओं में संयुक्त विधायक दल की सरकारों का निर्माण देखा, जो विचारधारा के स्तर पर अलग अलग थे, फिर भी उन्होंने सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने बीच में गठबंधन स्थापित किया और संयुक्त विधायक दल की सरकारों का निर्माण किया। ये उस समय की ये एक घटना थी। ये माना जाता था कि दिल्ली से अगर आप ट्रेन में बैठते हैं और हावड़ा तक, और ये जो ट्रेन जा रही है ये किसी भी ऐसे राज्य से नहीं जाएगी जहां पर कांग्रेस का शासन है। इंदिरा गांधी सत्ता में आ जाती है। आपको मैंने ये समझा दिया था, बता दिया था कि भारत की उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। आर्थिक बता दी थी, सामाजिक बता दी थी और राजनीतिक बता दी थी, है ना। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी परिस्थितियां आप जानते हैं। शीत युद्ध अपने चरम पर है। शीत युद्ध अपने चरम पर है। समझ में आई बात? शीत युद्ध बहुत चरम पर है। वैश्विक स्तर पर लड़ाइयां हो रही हैं, खाड़ी युद्ध हो रहा है, मतलब एक तरफ से खाड़ी देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। भारत में खाद्यान्न संकट है। भारत में 2-2 युद्ध लड़ लिए हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर ब्रेक लग गया है, और इस दौरान भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री के तौर पर एक अनुभवहीन छवि थी, है ना। अनुभवहीन थी। मैं मानता हूं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में काम करने का अनुभव था, लेकिन अपने कंधे पर देश का भार लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। अब आप नेतृत्व कर रहे हैं, पहले आप किसी और के नेतृत्व में काम कर रहे थे, अब आप फ्रंट पर खड़े हैं। आप फ्रंट पर खड़े हैं, अब आपको बैटिंग करनी है। आप कैप्टन हैं। हारेगी टीम, जीतेगी टीम, सब कुछ आपके ऊपर है। समझ में आई बात? आप इन सब बातों से वाकिफ हैं। सिंडिकेट के माध्यम से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ये आप जानते हैं, है ना। अब हम चल रहे हैं उसी परिघटना को समझने, उसी घटनाक्रम को समझने, जिस घटनाक्रम ने कांग्रेस को विभाजित कर दिया। वो कौन सी घटनाएं हैं जिसने कांग्रेस में विभाजन को पैदा किया? कैसे इंदिरा बन गई कांग्रेस की पहचान? इस चीज को हम चल रहे हैं जानने और समझने। कैसे सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कांग्रेस 2 भागों में टूट जाती है, और फिर कैसे इंदिरा गांधी अपने आप को कांग्रेस की पहचान बना लेती है। आज हम चल रहे हैं इस परिघटना को जानने और समझने, और बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे इस परिघटना को। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते और समझते हैं कि कांग्रेस में विभाजन कैसे हुआ। कांग्रेस में विभाजन कैसे हुआ, तो पढ़िए। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था।
अब पहले जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं थी केंद्र सरकार में। पहले जितना अपार बहुमत उसके पास नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं ना, तो सामने देखो और किताब में देखो। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही, मतलब बहुत से राज्यों में, प्रमुख तौर पर 9 राज्यों में तो ये सत्ता से बाहर हो गई थी। और एक राज्य मद्रास ऐसा था जहां पर एक क्षेत्रीय दल ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। ये याद रखना है, नहीं थप्पड़ मार के मैं पूछूंगा एक दिन, समझ में आई बात? ये याद रखना है कि कौन सा वो राजनीतिक दल है जिसने पहली बार अपने दम पर एक राज्य में अपनी सरकार स्थापित की है। ये 1 नंबर का प्रश्न, बहुत सटीक प्रश्न है। आगे सुनिए। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। हराया तो किसी को भी जा सकता है। तो इन चुनावी नतीजों ने यह साबित और प्रमाणित कर दिया था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को हराया जा सकता है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। लेकिन अपने बटे हुए वोटों को एकजुट करना पड़ेगा। अपने बटे हुए वोटों को अगर हम एकजुट नहीं कर पाएंगे तो हम कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। और अगर हमने अपने बटे हुए वोटों को एकजुट कर लिया तो हम कांग्रेस को हराने में सफल हो जाएंगे, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सफल हो जाएंगे। और इसका राज्यों में उन्होंने परिणाम भी देख लिया। 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। लेकिन ये जो गठबंधन की सरकारें बनी ये लंबे समय तक चल नहीं पाई। इंटरनल कलह के कारण, अपने अलायंस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, या अलायंस टूट गया, या फिर कुछ कारणों से इन्हें अपने गठबंधन को रीयूनाइट करना पड़ा। किन्हें? इन गठबंधन की सरकारों को। या फिर बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह तो प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। सही तकनीक, सही प्रकार, सही तरीके से अगर चला जाए, काम किया जाए तो कांग्रेस को हराना असंभव नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है और आसानी से हराया भी जा सकता है। बस काम करने की जरूरत है सही तरीके से। अगर सही तरीके से काम कर दिया जाए तो किसी को भी हराया जा सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई चुनौती होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। आप जानते हैं सिंडिकेट कौन है? सिंडिकेट वो कांग्रेस का धड़ा है, कांग्रेस के अंदर ही एक कांग्रेस का धड़ा है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का गुट है, जिनके, कह सकते हैं आप, जिनके कंट्रोल में कांग्रेस चलती थी उस समय, उनको सिंडिकेट कहा जाता था। तो कैसे सिंडिकेट, और जिस सिंडिकेट के दम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, उसी सिंडिकेट से उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाता है, आइए इस बात को जानते हैं और समझते हैं बहुत विस्तार पूर्वक। तो चलिए पढ़िए। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से ही मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा, क्योंकि सिंडिकेट के बिना सहयोग के इंदिरा गांधी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये लोग पूरी पार्टी पर अपना होल्ड रखते थे। और अगर इंदिरा गांधी को फ्रीली अपने दिमाग से सरकार चलानी थी तो पहले इन लोगों को दरकिनार करना पड़ेगा। बिना इन्हें पार्टी की मेन पोजीशन से बाहर किए आप सरकार को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। कौन? इंदिरा गांधी। अगर
आपको सच में पार्टी को रन करना था, सच में पार्टी को आगे बढ़ाना था, तो आपको पहले सिंडिकेट को साइडलाइन करना था। बिना सिंडिकेट को साइडलाइन करे आप पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो इंदिरा गांधी ने कैसे इस काम को किया, आइए जानते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। ठीक है, यह विस्तार पूर्वक सिंडिकेट के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक। चलिए मैं भी पढ़ देता हूं थोड़ा सा, क्या है सिंडिकेट, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में। ठीक है, कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं को का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। भूतपूर्व मद्रास के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज थे, इसके कर्ता धर्ता किसके, सिंडिकेट के। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल गठबंधन नहीं है कांग्रेस में, अनौपचारिक, मतलब वो लोग जो लोग कांग्रेस पर अपना होल्ड रखते थे वो लोग अपने आप को एक सिंडिकेट कहते थे। ठीक है, सिंडिकेट के कामराज, इनमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बंबई सिटी के M.K. पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के S. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के N. संजीवा रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। कुछ याद है इन नामों के बारे में? इन नामों में 3 नाम आपको याद होने चाहिए, के कामराज, अतुल्य घोष और एक थे कौन 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 बताओ बताओ, S.K. पाटिल। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि ये 1967 का आम चुनाव हार गए हैं, पर ये पार्टी के बहुत प्रभावशाली लोग हैं, ये पार्टी के बहुत प्रभावशाली लोग हैं। के कामराज 1 हो गए आपके, ठीक है, S.K. पाटिल 2, आपके S. निजलिंगप्पा 3, आंध्र प्रदेश के N. संजीवा रेड्डी 4 और अतुल्य घोष 5। ये 5 लोग कांग्रेस को उस समय कंट्रोल करते थे। ये सिंडिकेट है। ये आपसे पूछा भी जाता है कि कौन 5 लोग हैं सिंडिकेट में, कौन 5 लोग थे। तो इंदिरा गांधी को इनसे मुकाबला करना था अगर सच में पार्टी को अपने कंट्रोल में लेकर चलना था तो। समझ में आई बात? अगर इंदिरा गांधी को वास्तविक तौर पर, और मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप सब इन सब चीजों को, ये जो बॉक्स है छोटे छोटे, इनको पढ़ के जाइएगा, बिना पढ़े इनको मत जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न यहां से भी दे दिया जाता है और फिर आप कहोगे भैया हमें तो पढ़ाया ही नहीं था। हमें पढ़ाया नहीं, आपने किताब को पढ़ा नहीं था, आप ये कहिए ना। थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको खुद भी करनी है ना। CUET आप इसी से क्रैक करेंगे। आपके लिए मैंने ये कहा ना, मूल मंत्र है आपकी NCERT। अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा तो आपने CUET क्रैक किया। आप सबको मैं ये एडवाइस करूंगा कि अभी से ही NCERT पढ़िए और हर चैप्टर से कम 40 MCQ बना लीजिए। 40 मतलब चाहे आप याद करें उनको या ना करें, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे ना अपने आप, किसी दूसरे का नहीं, सपोर्ट मटेरियल नेवर, अपने आप उठाइए अपनी NCERT और अपने आप अपने MCQ बनाइए। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात, आप बुक से पूरे का पूरे फेमिलियर हो जाएंगे, कहां क्या लिखा है इस बात से आप अवगत हो जाएंगे, और दूसरा आपका MCQ अपने आप बन जाएगा और आप किताब भी पढ़ लेंगे। एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना भैया। नंबर किसके आएंगे? मेरे तो आएंगे नहीं, आएंगे आपके। तो मेहनत कौन करेगा? नहीं मैं कर देता हूं, नंबर आप ले लेना। ठीक है।
लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर, सुन लो, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर अरुण हुए थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में ही रहे। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आ रही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसीलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं किताब में। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके खिलाफ इंदिरा गांधी को इन्होंने जितवाया था? इंदिरा गांधी के सामने कौन खड़ा था? ऐसा तमाचा मारूंगा ना, मोरारजी देसाई। एक एक नाम बताता हूं ना, इसीलिए एक एक नाम बता के चलता हूं। क्यों चलता हूं? जिससे कि आपको याद रहे कि कौन किसके सामने था। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री का लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब कांग्रेस के सांसदों को पुनः प्रधानमंत्री चुनना था, तो कौन दो लोग रेस में थे? सिंडिकेट की तरफ से इंदिरा गांधी और एक मोरारजी देसाई। तो सिंडिकेट ने किसका सपोर्ट किया? इंदिरा गांधी का। इसीलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। ये बात यहां लिखा है। इसीलिए सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। कोई भी होगा भाई, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाए। आप चाहेंगी कि मैं आपके कंधे पर बंदूक रखूं और गोली चलाऊं, और जो अपराध होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे? आप चाहेंगी? आप क्या चाहेंगी? आप अपना पूरा कंट्रोल चाहेंगी कि कंधा मेरा तो बंदूक भी मैं ही चलाऊंगी, यही चाहूंगी ना? तो इंदिरा गांधी ने अगर ऐसा चाहा तो कुछ गलत किया? हाँ भाई, ठीक है, आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने बनाया, लेकिन ये अपेक्षा करना कि मैं आपके ही इशारों पर नाचूं कठपुतली बनकर। आपने तो इसी एक्सपेक्टेशन से मुझे बनाया था कि मैं कठपुतली की भांति आपके इशारों पर नाचूंगी। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मेरा फायदा उठाएंगे। राजनीतिक अनुभवहीनता का मेरा फायदा उठाकर आप मेरा प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं भी थोड़ी क्या निकली? चतुर निकली, क्योंकि मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हूं। मैंने भी राजनीतिक चपलताएं देखी हैं, मैंने भी समझी है पॉलिटिक्स को। तो उस चीज को इंदिरा गांधी ने महसूस किया, समझा कि ठीक है, अभी 1 साल का ड्यूरेशन है, चुनाव आने दो, चुनाव जीत जाने दो, उसके बाद मैं अपना बताती हूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं इंदिरा, ये मैं दिखाऊंगी इनको। तो फिर धीरे धीरे जब 1967 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पुनः केंद्र में आती है, तो इंदिरा गांधी अपनी पकड़ पार्टी पर और सरकार पर दोनों पर मजबूत करना प्रारंभ करती है। और यही बात सिंडिकेट को खटकने लगती है कि ये लड़की जिसको हमने उंगली पकड़ के कुर्सी पे बिठाया, वही लड़की आज हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है, हमसे बगावत कर रही है, हमसे बगावत कर, हमसे हमारी चिड़िया हमी को डंक, हमी को चोंच मार रही, हमारी की हमारी चोंच। आगे सुनो क्या होता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हंसिए पर ला खड़ा किया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने अपने आसपास अपने विश्वास पात्र लोगों को स्थापित कर लिया और धीरे धीरे सिंडिकेट को पीएमओ से बाहर कर दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय, जहां से प्रधानमंत्री काम करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस। ठीक है, तो पीएमओ से प्रधानमंत्री ऑफिस पे पूरा इंदिरा गांधी ने कंट्रोल स्थापित कर लिया और सिंडिकेट हंसिए पर चला गया। आगे सुनो। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई, बड़ा मतलब बड़े फैसले लिए, बोल्ड फैसले लिए। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने बोल्ड फैसले लिए, जिससे कि कांग्रेस फिर से उस जनसाधारण की पार्टी बन सके जिसकी वो बात करती थी। कांग्रेस ने ऐसे बोल्ड फैसले लिए। क्या बोल्ड फैसले लिए? सुनिएगा। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। मतलब उन्होंने अपने और सिंडिकेट के जो संघर्ष था, जो विवाद था, उसको विचारधारात्मक विवाद बना दिया। उन्होंने जनता के सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि सिंडिकेट उन्हें जनता के कल्याण के काम करने से रोक रहा है। विचारधारात्मक बना दिया कि ये पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं समाजवाद को सपोर्ट कर रही हूं। ऐसा किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया। किसके सामने बनाया? देश की जनता के सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि ये जो सिंडिकेट के लोग हैं ये पूंजीपतियों के टट्टू बन रहे हैं। टट्टू मतलब समझो, गधा है ना। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में क्या क्या थे? 10 सूत्रीय कार्यक्रम में अंडरलाइन करना। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, मतलब बैंकों का सरकारीकरण, निजी सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? सरकारीकरण। ठीक है, 10 बैंकों का उन्होंने सरकारीकरण कर दिया, निजी बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया। आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्य का सरकारी वितरण। मतलब आज ये जो मोदी जी 5 किलो राशन बांट कर वोट खरीद रहे हैं ना, ये तब से चला आ रहा है, ये तब से चला आ रहा है। यहां देख लीजिए, खाद्य का सरकारी वितरण। ठीक है, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, वो तब से चली आ रही है। तब जमीन दी जाती थी और आज घर बना के दिया जाता है। ठीक है, आगे सुनो। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। अब भाई क्या करें, ये जन कल्याण के काम थे, तो सिंडिकेट को मजबूरी में इस पर सहमति देनी पड़ गई। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं था जो जनता के कल्याण का ना हो, ना दिखता हो। मतलब हर काम में जनता की भलाई दिख रही थी। आगे सुनो। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। और इसी राष्ट्रपति चुनाव ने इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के अंदर फूट को जग जाहिर कर दिया कि हां, पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरे भारत के राजनीतिक जगत को पता चल गया कि इंदिरा गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में अब बैठती नहीं है। और इसी राष्ट्रपति चुनाव ने कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित कर दिया। सुनना बहुत ध्यान से है। यहां ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत सोच समझ के पढ़ना है और जानना है, आपके लिए बहुत जरूरी है इसको जानना आपके लिए। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था।
इंदिरा गांधी की असहमति के, अंडरलाइन करना इस शब्द को, असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। किसने? सिंडिकेट ने। किसे? एन संजीवा रेड्डी को, जो उस समय लोकसभा स्पीकर थे, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब स्पीकर अध्यक्ष एक ही बात, ठीक। और इनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती थी कौन? इंदिरा गांधी। किसको? एन संजीवा रेड्डी को। पर सिंडिकेट ने इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, ठीक। आगे सुनो अब क्या होता। एन संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। तो इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। कान ऐसे नहीं पकड़ा गया तो कान ऐसे पकड़ने की पूरी रणनीति बना ली कि अब मैं नहीं चाहती तो ये व्यक्ति देश का राष्ट्रपति नहीं बनेगा। और उन्होंने उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी को स्वतंत्र तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया। पीछे से खड़े होइए, आपको जिताना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप जीतेंगे। और एन संजीवा रेड्डी नहीं जीतेंगे। ऑफिशियल कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होते हुए भी वो नहीं जीतेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूं। किसने कहा? इंदिरा गांधी ने कहा। किसको कहा? वीवी गिरी को कहा, उस समय के उपराष्ट्रपति को कहा। आगे सुनिए। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और मतलब 14 प्राइवेट बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। समझ में आई बात? प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए। जो राजा महाराजाओं को मुफ्त का पैसा मिल रहा था वो मुफ्त का पैसा मिलना बंद हो गया। और 14 निजी बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब सरकारी बैंक बना दिए, ठीक है। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। वैसे भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, ठीक। आगे सुनो। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए कि कौन ताकतवर है, कौन है असली कांग्रेस, किसका है कांग्रेस पे असली होल्ड। इस चीज का फैसला हो ही जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, कि सच में किसका विधायकों और सांसदों पर कंट्रोल है, इस बात का पता चल ही जाए। आगे सुनो। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छिपे तौर पर समर्थन करते हुए इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज, अंडरलाइन कर लो, खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इंदिरा गांधी ने खुलेआम मंच से आह्वान कर दिया कि आप अपने सांसदों और विधायकों को यह कह दिया कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। जिसको आपकी अंतरात्मा कहती है कि यह देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, उसे आप चुने। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे? एन संजीवा रेड्डी थे, लेकिन
इंदिरा गांधी ने जब ये शब्द प्रयोग किए, उसके बाद वो घमासान मचा, वो परिणाम आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी की विजय हुई। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। वो व्यक्ति हार गया जो पार्टी से खड़ा था, और वो व्यक्ति जीत गया जो स्वतंत्र खड़ा था। तो अब पूरे राजनीतिक जगत को यह पता चल गया कि वास्तविक तौर पर देश की राजनीति पर किसका कंट्रोल है। सबको पता चल गया कि किसका कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है भाई? इंदिरा गांधी का कंट्रोल है। बन गई आयरन लेडी इंदिरा गांधी। समझ में आई बात? तो ऐसे ही नहीं बनी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी समझ में आई बात? उन 5 बुड्ढों को हराकर वो बनी है इंदिरा गांधी। उन 5 मजे हुए राजनेताओं को हराकर बनी है इंदिरा गांधी। तो बात, और आज लोग बड़े बड़े बनते हैं। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी है। और आप कल्पना करें कि वो किस समय में है, किस समय में देश किन चुनौतियों से जूझ रहा है। इन सब चीजों को सोचिए आप एक बार। आप इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ब्रिलियंट होता है, साइंस के स्टूडेंट से भी वो ब्रिलियंट होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि वो खराब है, लेकिन यू आर द मेकर ऑफ कंट्री। आप इस देश को शेप अप करेंगे, आप इस देश को बनाएंगे, इस देश की नीतियों को गढ़ेंगे, इस देश में सब कुछ आपके अनुसार होगा। तो इसीलिए आपका और ब्राइटर होना बहुत जरूरी है। आगे सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की स्टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवाद और पुरातन पंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने इंटरनल कलह को, पार्टी की इंटरनल कलह को विचारधारात्मक कलह के तौर पर जनता के सामने पेश किया। अमीर बना गरीब, इस लड़ाई को अमीर बना गरीब बना दिया इंदिरा गांधी ने, और इस प्रकार से उन्होंने पेश किया जिससे कि जनता की सिंपैथी उनके साथ जुड़ सके। और फिर एक समय के बाद वो इस्तीफा देंगी। फिर देश में चुनाव होगा 1971 का, जिसमें टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट होगा कि हु इज द रियल कांग्रेस। और फिर क्या होता है ये हम अगली क्लास में जानेंगे। इसी के साथ आज की क्लास के लिए मैं यहीं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।